107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम आज के मेहमान में। इस प्रोग्राम में हम उन संस्थाओं के बारे में बात करते हैं जो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं, उन्हें किसी तरह से हौसला दे रही हैं आगे बढ़ने का, कुछ सीखने का और सिखाने का। इस प्रोग्राम से हमारी यह भी कोशिश है कि हम अपने श्रोताओं को अलग अलग संस्थाओं के काम के बारे में बताएं और ये संस्थाएं किस तरह का काम करती हैं और किन मुद्दों पर काम कर रही हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रेक थ्रू ट्रस्ट के बारे में और आज के मेहमान हैं मिस रहनुमा चौधरी, जो संस्था में मैनेजर पार्टनरशिप एंड स्ट्रेंथनिंग में काम कर रही हैं। और प्रोग्राम में मैं रहूंगी प्रीति। अगर आपका कोई सवाल रहेगा तो प्लीज़ आप अपने सवाल कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। ये हमारे दोनों टेलीफोनी नंबर हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं और लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, रहनुमा से पूछ सकते हैं और उनकी संस्था के बारे में। तो आज दिन है बुधवार, तारीख है 24 दिसंबर 2025। समय आपको पता ही है 11 बज चुके हैं और हर बुधवार हम लोग एक नई संस्था से बात करते हैं। तो रहनुमा, मैंने तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, आप अपने बारे में और प्लीज़ बताइए, क्योंकि जितना मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो काफ़ी आपका एक्सपीरियंस रहा है और आपने कहाँ कहाँ काम किया है और अभी आप ब्रेक थ्रू में क्या देख रही हैं। हाय प्रीति। मैं रहनुमा चौधरी, मैं असम से हूँ एंड ओरिजिनली आई एम फ्रॉम असम बट अभी दिल्ली में हूँ। मेरा अगर डेवलपमेंट सेक्टर में देखा जाए तो 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने पब्लिक हेल्थ में बहुत सारा काम किया है एंड आपको जेंडर बेस्ड वायलेंस, SRHR, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सारे जो कोर एरियाज है जहाँ पे मैंने 8 साल से काम किया है इंडिया का बहुत सारे स्टेट्स में। तो ब्रेक थ्रू में मैंने लगभग 1 साल पहले ज्वाइन किया है। बिफोर दैट मैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस में थी। तो ब्रेक थ्रू में एक तो मैं जो पार्टनरशिप्स होते हैं गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट के साथ, वो प्लस प्रोग्राम ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजी डिज़ाइन, ये सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करती हूँ। और अभी तक का ब्रेक थ्रू का एक्सपीरियंस मेरा बहुत काफ़ी अच्छा रहा है। बिकॉज क्या होता है, ब्रेक थ्रू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, जो चेंज पे बात करती है। तो वो जो चेंज जब हम दिखते हैं कम्युनिटीज़ में, जैसे कोई स्टोरी आ गया, मान लीजिए कि कोई एडोलेसेंट, कोई बच्ची था जिसका हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गया हमारी वजह से, हमने सपोर्ट किया, उसने ड्रॉप आउट थी बट हमने सपोर्ट किया तो उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, या फिर जॉब मिल गया कहीं पे। हम वो चेंज जब देखते हैं तो ऐसा फील होता है अच्छा हम भी इस चेंज में शामिल हैं, तो हमने भी कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आई थिंक ब्रेक थ्रू में काम करना बहुत अच्छी बात है एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। बहुत अच्छे से आपने बताया। और दोस्तों, ये ब्रेक थ्रू ट्रस्ट के बारे में हम जानते रहेंगे लाइव प्रोग्राम में। तो ये लाइव चल रहा है, अगर आपका कोई और भी सवाल बीच में रहता है तो मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगी कि आप पहले थोड़ा सा रहनुमा को सुन लीजिएगा, है ना। फिर अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो फिर आप कॉल करके सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में समय बहुत कम रहता है और सवाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में संस्था के बारे में सुनूं। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी रहनुमा, ब्रेक थ्रू ट्रस्ट क्या है और ये कब शुरू किया गया और किसने शुरू किया? ब्रेक थ्रू एक नेशनल लेवल का NGO है जी, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को अनएक्सेप्टेबल बनाने के लिए कम्युनिटी में काम करते हैं। और इस चेंज को सपोर्ट करने के लिए हम कम्युनिटीज़ का उस बिहेवियर, उस चेंज पे काम करते हैं, उनका एटीट्यूड में वो बदलाव लाने के काम करते हैं, सो दैट हम देख पाए कि जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनमें क्या चेंजेस दिख रहा है। और आज के डेट में लगभग ब्रेक थ्रू 23 लाख एडोलेसेंट के साथ डायरेक्टली काम कर चुके हैं कम्युनिटीज़ में जी। और ब्रेक थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मल्लिका दत्त बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट ने 1999 में स्टार्ट किए थे। उनका एक म्यूजिक था मन की मंजीरें बल्कि एक वीडियो एल्बम है, उसके थ्रू ये स्टार्ट किया गया था एंड देन धीरे धीरे कम्युनिटीज़ में काम स्टार्ट हुए हैं। और आज के डेट में हम इंडिया के लगभग 6 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जिसमें आपका हरियाणा, यूपी, झारखंड, पंजाब, भुवनेश्वर है। तो ऐसे काम करते हैं। तो आपने बताया कि आप एडोलेसेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो सिर्फ एडोलेसेंस यानी 11 से 15-16 साल के बच्चों के साथ ही काम कर रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स के साथ भी, और हो सकता है कि अपर एज के लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं? तो एडोलेसेंट्स जब हम बोल रहे हैं तो एडोलेसेंट का जो एज है जो 11 to 18 ईयर्स का है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हरियाणा में हम कैसे काम कर रहे हैं उसका एक ब्रीफ बताते हैं जी।
तो जैसे हरियाणा में हम 2 तरीके से काम करते हैं, एक है हम कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, एक है हम स्कूल्स में काम कर रहे हैं। स्कूल्स में हमारा एक मॉड्यूल है तारों की टोली, जिसमें हम जेंडर बेस्ड वायलेंस, हेल्थ एंड आपका एस्पिरेशन के ऊपर पढ़ाया जाता है बच्चों को। जो हमारे जो ट्रेंड कम्युनिटी फैसिलिटेटर होता है वो स्कूल्स में जाके एडोलेसेंट्स को ये पढ़ाते हैं। स्कूल्स में एडोलेसेंट को पढ़ा रहे हैं, बट हम सब जानते हैं कि एडोलेसेंट एक ऐसा फेज है लोगों के लाइफ में जिसमें वो लोग जितना वल्नरेबल होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। जी, वल्नरेबल इन द सेंस कि उनको पता होता है सब कुछ, बट उनके पास डिसीजन लेने का सही गाइडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ों की लैक होती है। जी, वो लोग चीज़ें तो समझ लेते हैं बट वो नहीं ले पाते बिकॉज उनके पास वो अथॉरिटी नहीं होती है, तो उनका जो ना कॉन्फिडेंस होता है, यस, ना वो समझते हैं कि मेरा वो राइट भी है कि मुझे कब कहाँ पे बोलना है, और सही डिसीजन क्या होगा वो भी उनको पता नहीं होता है। तो जैसे हमने अपना मॉड्यूल के थ्रू उनको तो पढ़ा लिया कि एस्पिरेशंस के लिए, सही लाइफ डिसीजंस के लिए, करियर के लिए क्या करना चाहिए, हेल्थ का जो बॉडीली चेंजेस होता है उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें, वो क्या होती है, क्यों होती है, वो सब पढ़ा लिया हमने। जेंडर बेस्ड वायलेंस दिखने में कैसा होता है ये सब बता दिया। बट देन स्कूल के बाद जो टाइम होता है उस टाइम पे वो लोग कम्युनिटीज़ में रहते हैं या फिर टीचर्स के साथ रहते हैं, तो हम फिर टीचर्स को ओरिएंटेशन करते हैं, टीचर्स का कैपेसिटी बिल्ड करते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। एडोलेसेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है, उन लोग के पास जो जेंडर लैक दिखा जाता है कि उनमें लीडरशिप कैपेसिटी बहुत कम होती है, उनको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इतना स्ट्रांग नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी कम होती है। तो ये सारी चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एडोलेसेंट्स के लिए स्टूडेंट काउंसिल जो गवर्नमेंट स्कूल्स में फॉर्मेशन कराते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, प्लस SMC को स्ट्रेंथन करते हैं। जी, उसके बाद अगर आप देखोगे स्कूल्स के बाद हम कम्युनिटी में जाते हैं, तो कम्युनिटी में होते हैं हमारे यूथ होते हैं, देन पेरेंट्स होते हैं, एडल्ट होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो की स्टेक होल्डर जैसे आंगनवाड़ी वर्कर, आपका PRI स्टाफ, PRI सरपंच होते हैं। तो इन सब का भी टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस में हमारे टीम हम लोग कैपेसिटी बिल्ड करते रहते हैं, सेंसिटाइज करते रहते हैं, सो दैट एडोलेसेंट्स का जो लाइफ डिसीजंस है उसको एक बेहतर तरीके से, एक सही तरीके से लिया जाए। और हमारा जो काम है, हमारा मेन काम है कि बिहेवियर चेंज में काम करना है, कि उनका सोच बदलना है एडोलेसेंट का, सो दैट वो आगे जाके जेंडर बेस्ड वायलेंस को पहचान पाए और जेंडर के प्रति लिए हुए डिसीजंस को एक इक्वल एंड बायस तरीके से ले पाए, कि उसमें पॉजिटिविटी रहे, कोई भी अनइक्वलिटी ना रहे। तो इसकी वजह से आई थिंक हम मतलब जब एडोलेसेंट्स प्लस कम्युनिटी के साथ मिल के काम करते तभी जाके हम एक बेहतर माहौल दे पाते हैं एडोलेसेंट के लिए, एक कंप्लीट माहौल दे पाते हैं जहाँ पे वो लोग सबके लिए कुछ कर पाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आप सिर्फ बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो आखिर में उनको जाना तो अपने घर ही है, है ना, रहना तो टीचर्स के साथ ही है, या फिर मोहल्ले वालों के साथ रहना है, गांव वालों के साथ रहना है। तो आपने बच्चों को तो पढ़ा दिया है, वो समझ भी गए हैं, बट आखिरकार वो जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो बहुत मैटर करता है। तो पूरा प्रोसेस तो यही होता है। तो मैं आपसे ज़रूर आगे जानना चाहूँगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं राजकुमार जी, उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी प्रीति जी, और मैडम को भी नमस्कार है जी। जी नमस्कार राजकुमार। नमस्कार राजकुमार जी। जी रहनुमा चौधरी जी को भी नमस्कार है। मैं मैडम से 1-2 सवाल पूछूंगा जी। जी, जैसे कि अभी इन्होंने जिक्र किया, इनकी संस्था का नाम है ब्रेक थ्रू ट्रस्ट। ब्रेक थ्रू ट्रस्ट, ब्रेक थ्रू ट्रस्ट क्या होता है जी? ब्रेक थ्रू तो जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे कहते हैं ब्रेक थ्रू दिलवाया, तो आप मैडम क्या कहना चाहेंगे ब्रेक थ्रू के बारे में जी? तो बेसिकली राजकुमार जी पूछना चाह रहे हैं कि इस नाम से मतलब क्या है, नाम रखने वाले ने क्या सोच के इसका नाम रखा। मैं सही कह रही हूँ राजकुमार जी? बिल्कुल यही सवाल है जी मेरा। जी, तो राजकुमार जी पहले तो थैंक यू सो मच पूछने के लिए। जैसे आप कह रहे थे क्रिकेट में भी ब्रेक थ्रो मिलता है, तो आपने सही कहा, ब्रेक थ्रो यही है। बट अगर हम जैसे आपने अगर हमारा सुना होगा अभी तक, तो इसमें हम जो जेंडर बेस्ड वायलेंस या जेंडर रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ब्रेक करने का बात कर रहे हैं, उसको तोड़ने का बात कर रहे हैं। तो ब्रेक थ्रू जो है कि जहाँ पे आके चीज़ें एक लेवल पे स्टॉप हो रही है। इवन अगर आप ब्रेक थ्रू का, मुझे नहीं पता अभी आप देख पा रहे हो कि नहीं, ब्रेक थ्रू का लोगो भी देखोगे तो वो लोगो पे एक साइकिल को ब्रेक करने का बात कर रहे हैं। तो हम जो जेंडर में अभी तक जो चीज़ें चल के आ रही है हमारे पास सोसाइटी में, जो नॉर्म्स जो चीज़ें चल के आ रही है उसको ब्रेक करने का बात करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्लस ये नाम भी वही डिफाइन करती है। और जी मैडम, जैसे आपने बताया आंगनबाड़ी में हो या गाँव में सरपंच से मिलके और गांव में जा के आप
इतनी मेहनत करके लोगों की सोच बदल रहे हो जी, वो सोच क्या बदल रहे हो जी, हम उसको क्या समझे जी? वही बता रही है रहनुमा राजकुमार जी। जब जेंडर बेस्ड वायलेंस की हम बात करते हैं, है ना, चाहे वो बच्चों के साथ हो रहा हो या बड़ों के साथ हो रहा हो, ज़्यादा इजी रहता है कि हम बच्चों के साथ शुरू से काम करें, है ना, ताकि शुरू से उनकी लर्निंग हो, शुरू से वो अपने राइट्स और जो भी उनके साथ वायलेंस हो रहा है वो पहचान पाए और वो ज़िंदगी भर उस चीज़ का और याद रखें, है ना। तो वो कहते हैं ना कि जैसे परवरिश की जाती है, जैसे आप अपने बच्चों को संस्कार दोगे या पढ़ाओगे लिखाओगे तो वही आगे तक काम आएगा। तो वही ये सोच बदलने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे इस एज में है और वो इस एज में सीख जाएंगे अपने जो भी चीज़ उनके खिलाफ हो रही है उनकी आवाज़ उठाना। जी जी प्रीति जी, जैसे कि रेणुमा जी से एक सवाल है, जैसे ये जेंडर का जिक्र कर रहे हैं हमारे, ताकि गांव में इसमें ऐसे पता नहीं है ये जेंडर क्या होता है जी, जेंडर के बारे में समझाएं जी रेणुमा जी। तो अपने इस सवाल का जवाब सर रेडियो पे सुनिएगा, है ना, और रेणुमा आपके सवाल का जवाब देगी। आपके दिमाग में कोई और सवाल आता है तो आप प्लीज कॉल करिएगा फिर से। थैंक यू सो मच राजकुमार जी फोन करने के लिए। जी रेणुमा जी नमस्कार, प्रीति जी नमस्कार जी। तो हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहे हैं रहनुमा, तो यस हमें भी ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह के वायलेंस की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। ओके, सो जेंडर बेस्ड वायलेंस आपका देखोगे तो बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे अब बहुत सारा लॉज भी बने हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। वो आपका फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। तो जैसे हम लोग जो काम करते हैं, हम वो जो आपका फिजिकल वायलेंस जो भी हो रहे हैं हम उसमें नहीं जाते, बिकॉज उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे पॉलिसीज़, लॉ, गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम उस चीज़ में बात करते हैं। एक तो है जेंडर, हम जो पहले बात करना चाहेंगे कि जेंडर क्या होती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्यों होती है, क्या होता है। हम अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो हम फीमेल्स को एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे आप फीमेल हो तो सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है या तो आप हाउसवाइफ बनोगे, या तो आप टीचर बनोगे, या तो आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, है ना, डॉक्टर बन जाओगे, नर्स बन जाओगे। बट वो जो स्टेरियोटाइप्स, कोई ये नहीं कहता है कि एक मतलब एक फीमेल मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। yes. अगर आप या फिर फार्मासिस्ट बन सकती है। अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाओगे तो फीमेल्स का नंबर कितने कम आते हैं वहाँ पे जो सीट्स होते हैं, और मेल कितने ज़्यादा होते हैं। तो हम ये सोचते हैं, हम ये बिलीव करते हैं एज ए ब्रेक थ्रू, एज ए टीम प्लस एज ए इंडिविजुअल भी, कि आज के डेट में मेल फीमेल सब बराबरी का दरवाजा रखते हैं। तो अगर मेल अगर कुछ कर पा रहे तो फीमेल क्यों नहीं कर पाए। अगर मेल मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है तो फीमेल क्यों नहीं बन सकती। यस यस। तो हम जो डिफरेंशिएट बना के रखे सोसाइटी में कि तुम फीमेल हो, तुम एक पर्टिकुलर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और मैं मेल हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाऊंगा। तो उस जो वो डिफरेंशिएट को हम इक्वल करना चाह रहे हैं। हम मेल को नीचे या फीमेल को ऊपर नहीं करना चाह रहे, हम बस दोनों को बराबरी का दरवाजा और कहीं पे अगर कहीं पे किसी मेल पर्सन के साथ भी कोई वायलेंस हो रहा है किसी भी तरीके का, है ना, तो मे बी आप उस पे भी काम कर ही रहे हैं। उसमें भी हमारे बहुत सारे मतलब आने वाले टाइम में हमारे बहुत सारे इंटरवेंशंस होगा जिसमें मेल का भी इंटरवेंशन के लिए काम किया जाएगा। और नॉट ओनली ब्रेक, तो देयर आर अदर पीपल ऑल्सो जो काम कर रहे हैं कि मेल का भी इनइक्वलिटी के साथ। बट ज़्यादातर स्पेशली जो मतलब जो स्टेट्स या जो कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे अगर आप देखोगे कि सेंसस का रिपोर्ट कि जो जहाँ पे फीमेल का रेशियो कितना कम होता है, मेल का रेशियो कैसा होता है। तो ऐसे चीज़ों में हमें फिर देखना पड़ता है ना कि हम इक्वलिटी का बात कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे रेशियो ही कम है, जहाँ पे अगर 1000 मेल के अगेंस्ट में 948 बच्चे बर्थ हो रहे हैं, तो ये नंबर्स में तो हम इक्वलिटी लाना पड़ेगा ना। तो पहले हम उसमें काम करेंगे, देन आगे बढ़ सकते हैं जी। और यहाँ पे वो हर तरीके के अधिकारों की बात हो रही है। मैं उन सभी श्रोताओं को कहना चाहूँगी जो वायलेंस को सिर्फ हाथापाई या फिर मारपीट से देख रहे हैं। वायलेंस जबान से भी हो सकता है, वायलेंस इशारों से भी हो सकता है, आंखों से भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना जो मारते नहीं है पर वो आंखों से घूरते ऐसे हैं, तो वो हर तरीके का वायलेंस होता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी एक डेफिनेशन है जिसको समझाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चीज़ें बदल रही हैं, काम करने का तरीका बदल रहा है, बच्चों की परवरिश बदल रही है, तो वैसे ही वायलेंस के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। तो जिस भी तरीके से अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको कि क्या ये चीज़ वायलेंस में आती है या नहीं आती है, तो वो भी आप ज़रूर रहनुमा से पूछ सकते हैं।
हैं। दोस्तों को बता देती हूँ, दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:16 हो रहे हैं। दिन है आज बुधवार, तारीख है आज 24 दिसंबर 2025। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ है रहनुमा चौधरी जो ब्रेक थ्रू ट्रस्ट से हैं। और नाम तो हमने पूछ ही लिया है, उद्देश्य क्या रहा, आप अगर थोड़ा इन शॉर्ट में बता देंगी तो क्या मोटिव रहा इस संस्था को शुरू करने का, क्या सोच के शुरू किया था शुरू करने वाले ने और क्या वो मोटिव पूरा हो पा रहा है? जब स्टार्ट हुई थी तो क्या है कि उस टाइम पे जब मल्लिका दत्त जिन्होंने स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे जो वायलेंस हो रही थी, अभी तो हमारे कंट्री बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 1999 में उस टाइम में हमारे कंट्रीज में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, तो फीमेल्स के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशंस जो वायलेंस उन्होंने देखा, तो एक म्यूज़िक एल्बम आई जिसके थ्रू इन्होंने स्टार्ट किया है। और इसका स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि लोगों का माइंडसेट को बदलना है। बिकॉज क्या होता है, हम वायलेंस के लिए बहुत सारे लॉज लेके आ जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपका लॉज है, आपका पोस्ट के ऊपर लॉज है, वर्क प्लेस के अगर डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस हो रहा है, वो लॉज तभी काम करेगा। लॉज कानून अकेले काम नहीं कर सकते जब तक हम खुद इंडिविजुअल, हम सब अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, हम सबको पता ना हो कि क्या खराब है क्या अच्छा है। एक्ट हमें एक लेवल तक बचा सकता है, पॉलिसीज हमें एक लेवल तक बचा सकता है, बट हमारा खुद का अवेयरनेस होना, खुद का सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे, हम उस सोच के ऊपर काम करेंगे जो ये इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है, और इसको हम एक जनरेशन तक ही रखेंगे। जैसे इसीलिए हमने एडोलेसेंट को ही चूज़ किया, बिकॉज हम जानते हैं कि एडोलेसेंट हमारे कंट्री का आगे आने वाले जनरेशन है। तो अगर वो लोगों को इस चीज़ का समझ है कि कैसे आगे लेके चलना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, तो हम कम कर सकते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि माइंडसेट को चेंज करने के लिए। जी, तो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप ब्रेक थ्रू जैसी संस्थाओं से बात कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को कुछ भी लग रहा है ना, अगर कोई कन्फ्यूज़न भी है, कहीं पे भटक रहे हैं आप, तो ज़रूर आप फ़ोन कर सकते हैं। सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हेलो, नमस्कार प्रीति जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। जी बताइए, आप सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ मैं, और बाकी सब बढ़िया है, आप बताइए। जी जैसे ये पूछना चाहती हूँ मैम, नमस्कार है उनको, कि जैसे कि आजकल साइबर क्राइम चल रहा है, तो इस तरह से भी जो ब्लैकमेल किया जाता है एक दूसरे को, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, है ना, तो क्या वो भी वायलेंस के अंडर आता है? हाँ, ये भी सीमा जी, पहले तो थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो हाँ, ये भी एक वन काइंड ऑफ वायलेंस डिस्क्रिमिनेशंस में आती है, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस होंगे जहाँ पे आपको बात करनी होगी। जैसे आपको साइबर क्राइम में जाके करना पड़ेगा, कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा उन लोगों से। बट हाँ, ये भी आते हैं वायलेंस में। जी चलिए, थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी तरह सारी बातें समझा रहे हैं। थैंक यू सीमा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राजकुमार जी की फिर से कॉल आ गई है। जी राजकुमार जी, आप अपना सवाल रखिएगा और फिर रेडियो पे हम इस सवाल का जवाब देंगे, है ना? जी प्रीति जी और रहनुमा जी को नमस्कार जी एक बार फिर से। जी, तो राजकुमार जी, पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आपको जेंडर का मतलब समझ में आया? हम आदमी, औरत, LGBT जेंडर में ये सब लोग आते हैं, समझ में आया? जी, मैं ये सवाल इसलिए करता हूँ प्रीति जी, रहनुमा जी से, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ। तो गांव में हमारी बहुत सारी महिलाओं को, बहनों को जो अनपढ़ रही हैं पहले की, तो कुछ नहीं पता इनके बारे में। जैसे आप ज्यादातर ये प्रोग्राम इंग्लिश में जिक्र करती है मैडम रहनुमा जी, और वायलेंस का भी नहीं पता जी हमारी बहनों को, जो पहले वायलेंस का मतलब होता है राजकुमार जी हिंसा। तो हिंसा किसी भी तरीके से हो सकती है ना, जैसे बोल के भी हो सकती है। जैसे आपने गांव में औरतों की बात करी, तो कुछ औरतें कमेंट करती हैं, तो वो भी एक तरीके की हिंसा है ना। कहीं पे आपने लड़ाई झगड़ा देखा होगा, तो वो तो सबको ही पता है कि वो हिंसा है ना। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंसा है पर समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंसा है ना। जैसे औरतें, अगर किसी को घूंघट नहीं करना है पर जबरदस्ती कोई किसी से घूंघट करवा रहा है, तो वो भी एक तरीके की हिंसा है। दबाव बेसिकली अगर कहीं पे डाला जा रहा है, तो वो भी एक तरीके की हिंसा ही हो रही है ना। मर्जी के खिलाफ जो भी काम हो रहा है वो हिंसा है। समझ पाए राजकुमार जी? बिल्कुल जी प्रीति जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं जानता, इसलिए मैं सवाल जवाब कर लेता हूँ। लेकिन रहनुमा जी से एक सवाल है, जैसे 6 डिस्ट्रिक्ट का या राज्यों का जिक्र किया मैडम ने जी,
तो जैसे मैं रोहतक का रहने वाला हूँ, क्या मैडम का रोहतक भी कभी दौरा लगता है हमारे रोहतक एरिया में जी? जी राजकुमार जी, हम हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। उसमें आपका रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, करनाल एंड गुरुग्राम आते हैं। तो आपको अगर डिटेल में जैसे पता करना है या कुछ भी ब्रेकथ्रो की तरफ से सपोर्ट चाहिए तो रोहतक में हमारे ब्रेकथ्रो का टीम्स होते हैं। आप एक काम कीजिएगा, ब्रेकथ्रो का ऑफिशियल्स नंबर में कॉल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो हम लास्ट में नंबर बताएंगे, है ना, कि कहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है या कुछ भी, है ना, किसी बच्चे को सपोर्ट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप जरूर उनके हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, तो हम वो शेयर करेंगे। थैंक यू राजकुमार जी फोन करने के लिए, बहुत बहुत जी 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 नमस्कार रेनुमा जी, आप बहुत अच्छे से बता रहे हो जी, बहुत फायदा होगा हमारे भाइयों को बहनों को। और एक बार फिर से गुड़गांव की आवाज, दोबारा भी आना जी, आप एक बार फिर से गुड़गांव की आवाज पे। जी जरूर अच्छा प्रोग्राम देखे जी, जरूर बुलाएंगे सर। जी जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि 6 स्टेट्स में आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या सिमिलर चीज ही है या फिर कुछ अलग अलग है? सिमिलर तो नहीं है। ब्रेकथ्रो मेनली 2 तरीके से काम करती है। एक है हमारा डीप ट्रांसफॉर्मेशन, एक है आपका स्केल अप। तो स्केल अप में हमारा 2 स्टेट है, भुवनेश्वर एंड पंजाब, जो इसमें काम करते हैं। अगर हम स्केल अप की बात करें तो उसमें क्या होता है, हम गवर्नमेंट के थ्रू काम करते हैं। हम हमारा जो तारों की टोली मॉड्यूल है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गवर्नमेंट टीचर है वो पढ़ाते हैं बच्चों को, और हम टीचर्स के डिपार्टमेंट्स के उन लोगों के साथ हमारा MOU है। हम उन लोगों का कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली हम सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में काम करते हैं सो दैट वो गवर्नमेंट लेके जाए, हम सपोर्ट करते हैं। बट अगर आप डीप ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं, जिसमें हमारा हरियाणा आता है, दिल्ली, देन आपका UP एंड झारखंड, तो इसमें हम ब्रेकथ्रो डायरेक्टली कम्युनिटी एज वेल एज स्कूल में जाके काम करते हैं। जैसे आपको बताया था कि हरियाणा में जैसे हम कैसे स्कूल में जाके हमारे कम्युनिटी फैसिलिटेटर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं तारों की टोली, सेम हम स्कूल्स के बाद हमारे टीम जाके कम्युनिटीज में काम करते हैं। अच्छा, जितने आपका स्टेक होल्डर्स है, जो एडोलेसेंट के आसपास जो लोग रहते हैं, जैसे उनका माता पिता हो गए, उनका फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपका यूथ हो गए कम्युनिटी में, जो पेरेंट्स होते हैं, जो एडल्ट ग्रुप होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे सरपंचेस है, आपका आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा NM है, तो इन सब के साथ मिल के, कम्युनिटी लीडर्स के साथ मिल के उन लोगों का सेंसिटाइजेशन कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। तो ओवरऑल सारा काम डायरेक्टली हम लोग करते हैं। अगर आप देखोगे ब्रेकथ्रो जो मेन मुद्दों के आसपास काम करते हैं, तो उसमें एक तो है आपका एडोलेसेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, जेंडर सेंसिटाइज एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, हमारा कोलैबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, प्लस हम लोकल NGOs, CSR पार्टनर्स, इन लोगों के साथ भी कोलैबोरेशन में काम करते हैं। हम डोनर्स के साथ काम करते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल में खुद को प्लेस करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हाँ कोलैबोरेशंस में भी होते हैं। बहुत अच्छे से बताया रहनुमा आपने। तो जब आप कम्युनिटी में जा रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ना, जिसके बारे में लोग मे भी सुनना नहीं पसंद करें कि मैं कहाँ वायलेंस कर रहा हूँ, है ना, या फिर उनको लगता है कि ये तो हमारा कल्चर है ना, कि औरतें ऐसे जाएंगी या लड़कियाँ ऐसे ही रहेंगी, ये हो सकता है उनका कल्चर हो, घर के अपने रीति रिवाज हो, घर का अपना मतलब रहने सहने का तरीका हो। तो जब आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो आपके पास भी कुछ चैलेंजेस आते होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं? क्योंकि कम्युनिटी में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो आपने जैसे सही कहा प्रीति कि हाँ कम्युनिटीज़ में काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। एक तो स्पेशली क्या होता है, डे टू डे बेसिस में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस कम्युनिटीज़ से आते हैं। बट अगर हम हाईलाइट करना चाहेंगे जैसे सोच का, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो अपने आप में लोगों का एक्सेप्टेंस में भी बहुत टाइम लेते हैं। लोग बहुत टाइम लेते हैं ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ मेरे घर में, मेरे आसपास, मेरे साथ वायलेंस हो रही है। तो सोच बदलने का जो काम है उसमें बहुत रेजिस्ट करते हैं, स्पेशली जो जैसे मतलब हरियाणा या अदर स्टेट में जहाँ पे पेट्रियार्की बहुत डोमिनेटिंग स्टेज पे है, जहाँ पे फीमेल्स का अभी भी उस लेवल का एक्सपोजर नहीं मिल रही है जहाँ का वो हकदार है। तो जिसकी वजह से हम जैसे हमारे टीम जो कम्युनिटीज़ में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि
लोगों के साथ जब डायलॉगिंग चल रहा है, बात करने जा रहे हैं, तो लोग मानने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। या जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल हम ड्रॉप आउट के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी एडोलेसेंट का ड्रॉप आउट हुआ है, हम उनके घर पे गए, हम उनके पेरेंट्स को हम मोटिवेट करने की, बिकॉज हम एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सिर्फ मोटिवेट करके उनको उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं कि जहाँ पे वो खुद अपने डिसीजंस ले। हम उनके तरफ से डिसीजंस नहीं ले सकते। कन्विंस करने के लिए हमारे टीम हम लोग जाते हैं कम्युनिटीज में, तो वो लोग रेजिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये चैलेंजेस होती है। प्लस हमारा क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस होती है। क्या होता है कि आपको ये एक ऐसा मुद्दा है कि हर कोई इजीली जुड़ना नहीं चाहता। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, कुछ और करते हो, बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपके सपोर्ट में। बट इसमें आप अगर एक मीटिंग भी बुलाओगे, उसमें लोगों को बुलाना भी एक काम होती है। फिर लोगों को लगता है कि हमें क्यों बुला रहे हैं, क्या मैं वायलेंस कर रहा हूँ, या और मैं क्यों सुनूं, ये मेरे रिलेवेंट नहीं है। पहले तो लोगों को कुछ टाइम तक ये फेज में लोग रहते हैं कि ये मेरे रिलेटेड है ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन अपने घर में अपनी औरतों को घूंघट में रखने के लिए बोल रहा है, तो या फिर औरत खुद रह रहे हैं घूंघट में, अगर हम इसमें बात करें तो पहले तो कुछ दिन ये होता है कि ये नॉर्मल है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो नोशन जो चेंज करनी है, जो एक्सेप्टेंस लेवल बिल्ड करना होता है, उसमें हमें डिफिकल्टीज होती है। बट मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि डिस्पाइट ऑल दोस चैलेंजेस कि हमारी टीम बहुत कैपेबल है, हम लोग बहुत, और हमारा जो कम्युनिटी में बिल्ड जो ट्रस्ट है, जो डायलॉगिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं अच्छे से। इम्पोर्टेंट ये है, इसमें हम नोट कराना चाहूँगी कि हम चेंज देख पा रहे हैं। और ये जो चेंज की बात करें, इसका मतलब एविडेंस बेस्ड चेंज है। जैसे जेपल बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च में काम करते हैं, उन्होंने कुछ साल पहले ब्रेक थ्रू जहाँ काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोकेशंस में उन लोगों ने रिसर्च किया कि ब्रेक थ्रू का जो हम बिहेवियर चेंज का बात कर रहे हैं, जो हम नॉर्म चेंज का बात कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि नहीं। तो उसमें एक अच्छा खासा परसेंटेज निकल के आया कि जिसमें दिखा कि हाँ, ब्रेक थ्रू का इंटरवेंशन के मतलब बिफोर एंड आफ्टर वाला वो रिसर्च के बाद दिखा कि ब्रेक थ्रू का इंटरवेंशन के बाद से ये चेंजेस हुआ, एडोलेसेंट्स आगे बढ़ रहे, वहाँ पे बस सर्विस स्टार्ट हो गया, गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस जाने लगे, मैरिज एज डिले होने लगे, तो ये सारे चेंजेस दिखने लगे जी। तो इसीलिए ये हमारा एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि हमारे टीम के लिए अच्छा हमें चेंज दिख रहा है, तो हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, डेफिनेटली तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी समय के साथ चलें और थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम फंस के रह जाते हैं और जो हमारे ऊपर एक तरीके का प्रेशर डाल रही हैं कि वो चीज़ें हमें करनी ही करनी है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, तो वो जब आप अकेले बैठ के सोचेंगे थोड़ा सा, तो आपको ध्यान में आएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना नहीं चाहते, बट क्योंकि सोसाइटी को वो चीज़ें चाहिए तो आपको करनी पड़ रही है। तो आपने सरकार की बात की कि आप सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ एनजीओज भी हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। सबका तो नहीं, बट मैं चाहूँगी कि आप कुछ एनजीओज के बारे में बताएं जिनके साथ आप मिलके काम कर रहे हैं, एक दो एनजीओ। हमारा तो मेन कोलैबोरेशन जो होती है, जो पार्टनरशिप है, जैसे हमारा गवर्नमेंट के साथ एमओयूज होते हैं, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। तो हम वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, देन आपका पंचायती राज एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो ये सारे के जो कोलैबोरेशन होता है हमारा विलेज लेवल से लेके स्टेट लेवल तक का हमारा कोलैबोरेशन के साथ काम करता है। रिसेंटली हम SCRT के साथ भी कोलैबोरेशन में है, बिकॉज हमारी जो तारों की टोली मॉड्यूल है उसका वेटिंग प्रोसेस चल रहा है SCRT के साथ, तो उनके साथ भी हम कोलैबोरेशन में। आपका जो बात था कि एनजीओज के साथ, तो एनजीओज के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन होता है वो टाइम टू टाइम बेसिस में, जैसे मान लीजिए हमें कम्युनिटी में कोई इवेंट करानी है, तो हम वहाँ का जो लोकल एनजीओ थे उनके साथ कोलैबोरेशन करके ऑलवेज ए 2-way प्रोसेस कि उनका सपोर्ट लेके कि हम साथ में मिल के करते हैं। तो ऐसे करते हैं जी। तो आपने बहुत अच्छे से बताया। मैं दोस्तों को बता देती हूँ, दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:32 हो रहे हैं। दिन है आज बुधवार, तारीख है आज 24 दिसंबर 2025। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ है रहनुमा चौधरी जी, जो ब्रेक थ्रू ट्रस्ट से हैं। और रहनुमा आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताया, तो और अपने बारे में भी बताया है ना।
क्योंकि आप इतने सेंसिटिव टॉपिक पे, मतलब सेंसिटिव चीज़ों पे काम कर रही हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और जैसे आपने बोला कि कम्युनिटी खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कुछ चीज़ों को, तो मैं आपके यहाँ पे परिवार के बारे में बात करना चाहूँगी कि उनके क्या विचार हैं आपके काम के बारे में, उनको क्या लगता है, क्या वो सपोर्ट करते हैं या वहाँ पे भी आपको एक चैलेंज देखना पड़ता है? तो जैसे कि मैं तो असम से हूँ और मैं, हमारे घर पे अगर देखो हम 3 बहन हैं, तो आई एम द यंगेस्ट और मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा। तो हम लोग एंड मेरे पेरेंट्स दे आर ऑल्सो, वो लोग टीचर है, मेरे सिस्टर्स वो लोग भी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छे पढ़े लिखे हैं। हाँ, सब पढ़े लिखे हैं। एंड जब मैं मतलब जेंडर या डेवलपमेंट सेक्टर से जब मैं इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी 7-8 साल पहले, तब मुझे लगता था कि अच्छा मेरे घर वाले मुझे असम से इतने दूर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में रहने दे रहे, पढ़ने दे रहे, तो ये एक प्रिविलेज है मेरे लिए। बिकॉज आज के डेट में जहाँ पे इतनी वायलेंसेस हो रही है, जहाँ पे वुमेन्स को अपना राइट्स नहीं मिल रही है, वो लोग अपनी पसंद की चीज़ें नहीं कर पा रहे, वहाँ पे मैं अपने लाइफ की सारी डिसीजंस खुद ले पा रही हूँ। बट जैसे ही मैंने डेवलपमेंट सेक्टर के साथ काम करना, सोशल वर्क में, जेंडर में काम करना स्टार्ट किया, तो मतलब आज के डेट में मैं ये बोलती हूँ कि ये प्रिविलेज नहीं है, ये मेरी राइट्स है कि मुझे जहाँ मर्जी जो काम करना मैं चाहती हूँ, जो मेरे इंटरेस्ट का काम है वो करने देना। तो ऐसे तो फैमिली की तरफ से कभी कुछ प्रेशर था ही नहीं, कभी कुछ ऐसा था ही नहीं कि तुम ये ना करो वो ना करो। तो मतलब मेरा तो पूरा फ्री था, तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा ही है ये। बहुत अच्छी बात है। तो घर के बारे में भी थोड़ी बात हो गई है, अपनी टीम के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? कितने लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं? ओके, तो हरियाणा में हमारे पास, हमारे टीम में अराउंड स्टेट लेवल से लेकर अगर कम्युनिटी तक देखोगे आप, तो अराउंड 30-35 के आसपास के लोग हैं हमारे पास, जिसमें हमारे प्रोग्राम स्टाफ्स होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, आपका कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स होते हैं। तो हमारा जो टीम है वो मतलब मिक्स है। वहाँ पे आप ये नहीं, मतलब हरियाणा में काम करने वाले लोग सिर्फ हरियाणा से ही नहीं है। अब जैसे मैं असम से हूँ, हमारे कुछ टीम बिहार से है, कुछ लोग हरियाणा से है, तो ये बहुत ही एक मिक्स है। इवन हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे, वहाँ पे भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया से है लोग, मतलब एक जगह से पर्टिकुलर नहीं है। तो और हमारे टीम का जो, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का प्लस हमारे टीम का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक वैल्यूज़ है कि हम टीम वर्क में बहुत बिलीव करते हैं। तो हमारे लिए मतलब टीम का स्ट्रेंथ, टीम का साथ में होना, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अलग अलग राज्यों के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और राज्य के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो वो समझ भी रहे हैं, वो चीज़ों को भी समझ रहे हैं, वो लोगों को भी समझ रहे हैं, फिर वो अपने यहाँ के यस अलग अलग जगह पे, जैसे मान लीजिए कि अलग स्टेट राज्यों में क्या हो रहा है, वहाँ से क्या अच्छी चीज़ जो हम हरियाणा में लेके आ सकते हैं, या फिर यहाँ का कौन सा चीज़ हम वहाँ लेके जा सकते हैं। तो ये एक इंटर कनेक्शन बन जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें और बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हमारा सोच उस लेवल का होता है कि उसमें डाइवर्सिटी होती है, चीज़ें हम अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं। अगर जो ग्रास रूट से है, जो हरियाणा से है, वो हमें हरियाणा का जो इश्यूज बता रहे, उसको हम कैसे अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो मुद्दा है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को अनएक्सेप्टेबल बनाना, वो एक ऐसे इशू है जिसमें इनोवेशन की बहुत ज़रूरी है, नए नए चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरी है। हम एक अप्रोच को लेके जाके काम नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी के साथ हम जाके डायरेक्टली निगोशिएशन कर पा रहे, किसी के साथ हमें अदर वे इनडायरेक्टली जाके बात करना पड़ रहा है। तो हमारे लिए ये होना बहुत, ये स्पेस होना, ये सोच होना बहुत ज़रूरी है हमारे टीम में कि हम अलग नए तरीके से चीज़ों को सोच पाए, हम ट्राई कर पाए। और आई थिंक हमारे टीम में सारे लोग, मतलब ईच एंड एवरी स्टाफ उस तरीके से सोचते, उस लेवल से सोचते हैं कि चीज़ों को कैसे जाके सॉल्व कर पाए। और हम सबको इक्वली वो स्पेस देते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन वो स्पेस, वो फ्री स्पेस सबको देता है। वर्क कल्चर इस लेवल का है कि जहाँ पे लोग अपने हिसाब से चीज़ों को सोच पाए। जैसे मुझे लगा कि मुझे कोई एक काम अपने तरीके से करना है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं है कि व्हाट इफ़ तुम अगर फेल हो जाए तो फिर नहीं होगा। तुम वो ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो हम दूसरी अप्रोच लेंगे। तो आई थिंक ये होना बहुत ज़रूरी है टीम में, बिल्कुल। कि वो जो स्पेस देना काम करने का। बिकॉज आज के डेट में हम मेंटल हेल्थ, हम काम, वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में हम बहुत बात करते हैं। हमारे हर जगह आप देखोगे वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ मेंटेन करना, ये सब बात होता है। बट सही मायने में जो मेंटेन करना होता है, सही मायने में जो स्पेस चाहिए होता है, सही मायने में हमें क्या, हमारे सोच को जो एक्सपांड करने की ज़रूरत पड़ता है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमें दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक कल्चर है जो मुझे लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छी सेटअप है और हमें इसे आगे लेके और चलना चाहिए।
बहुत अच्छे से आपने बताया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और ये बहुत ज़रूरी भी है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली कितनी पीढ़ियाँ इस चीज़ को याद रखेंगी। तो मैं रहनुमा आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति ब्रेक थ्रू ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे काम से जुड़ना चाहे, है ना, तो क्या वो जुड़ सकते हैं? जैसे वॉलंटियर के लिए, इंटर्नशिप के लिए, डोनेशन के लिए, किसी को सोशल वर्क में इंटरेस्ट हो या कोई चाहता हो कि मेरे पास ये कुछ टाइम है, कुछ घंटे हैं हफ्ते में या एक दिन है जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है, बट मैं कोई सोशल वर्क करना चाहता हूँ या मैं सीखना चाहता हूँ, अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, तो वो क्या किसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ब्रेक थ्रू वॉलंटियर काम में मतलब हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं जो जिनको हम टीम चेंज लीडर्स बोल के भी नाम देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पे आप लोग मतलब कोई भी जुड़ सकता है एज ए वॉलंटियर। एज ए इंटर्नशिप भी आप कर सकते हो ब्रेक थ्रू के साथ, एंड डोनेशन के साथ तो ऑब्वियसली हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस है जहाँ पे ब्रेक थ्रू के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप। ब्रेक थ्रू का जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं, हम इंस्टाग्राम में हैं, हम लिंक्डइन में हैं, फेसबुक में हैं, तो आप या फिर उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट आप गूगल में जाके अगर ब्रेक थ्रू सर्च करोगे तो उसमें भी जाके आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेके ब्रेक थ्रू के साथ जुड़ सकते हो इजीली। जी, तो ये बहुत सारे तरीके हैं आप ब्रेक थ्रू के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वेबसाइट है, आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, है ना। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें आपको वहाँ पे ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, अगर आप ईमेल डालना चाहें। अगर आपको और कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए या आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं बट आप जुड़ना चाहते हैं तो आप गुड़गांव की आवाज़ से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको लैंडलाइन नंबर बता देती हूँ, 0124 408 7545 यानी 0124087545 ये नंबर है हमारा। आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं संस्था के बारे में। बाकी जब आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको रेड कलर का एक लोगो मिलेगा, ब्रेक थ्रू आप लिखेंगे। अगर आपको लिंक चाहिए तो वो लिंक गुड़गांव की आवाज़ आपको शेयर कर सकती है, और आप गूगल पे डालेंगे तो आपको गूगल पे उनकी वेबसाइट मिल ही जाएगी। और थोड़ा अगर आपको डिटेल में काम के बारे में जानना है तो आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल है वेबसाइट पे। इवन प्रीति मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर ब्रेक थ्रू के बारे में और डिटेल में भी जानना है किसी को तो यूट्यूब में भी जाके ब्रेक थ्रू के बहुत सारे केस स्टोरीज होते हैं जिसमें हम टाइम टू टाइम हमारे मीडिया टीम अपलोड करते हैं कि कैसे ब्रेक थ्रू क्या चेंज तो वो ला रहे हैं। कौन सी भाषा में है? हिंदी में? हिंदी में ही है, तो वो आप लोग मतलब कोई भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पता कर सकते हैं ब्रेक थ्रू और कैसे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई। और YouTube तो मेरे ख्याल से हम सबको ही चलाना आता है, तो YouTube पे आप जाइए और आप देखिएगा कि किस तरीके से ब्रेक थ्रू काम कर रही है। हो सकता है कि आपकी भी नॉलेज बहुत बढ़ जाए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो आपको भी नहीं पता हो, है ना। तो ज़रूर जाइए एक बार चैनल पे और देखिए कि क्या काम है और किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू रहनुमा जी, आपका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपका कोई और सवाल है तो आप प्लीज़ अपना सवाल व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 9958941408 यानी 9958941408 ये नंबर है व्हाट्सअप। आप प्लीज़ अपने सवाल व्हाट्सअप करिएगा और हम आपके सवालों को जवाब ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें सुनने के लिए। हम आपके कॉल तो नहीं ले पाएंगे बट हाँ, आपके सवाल ज़रूर ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप व्हाट्सएप पे अपने सवाल डाल दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। फिलहाल के लिए मैं प्रीति चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।